और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पीएम मोदी का आज से है ताबड़तोड़ प्रचार का कार्यक्रम। 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु का दौरा करेंगे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का भी दौरा करेंगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की सौगात देंगे। कई परियोजना का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तेलंगाना के संगारेड्डी में 6800 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे, जिसमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की परियोजनाएं शामिल हैं। हैदराबाद की बात करें तो नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, खुद वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक दौरे रहे तमाम राज्यों के, जिसमें पश्चिम बंगाल वो पहुंचे, झारखंड पहुंचे, बिहार पहुंचे और वहां पर जब सभा को वो संबोधित कर रहे थे तो आपने देखा कैसे विपक्ष को जमकर प्रधानमंत्री मोदी ने घेरे। परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। और एक बार फिर से अब तेलंगाना दौरा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। कई योजनाओं की सौगात देंगे। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। कई परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें बिजली, रेल, सड़क क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाएं। इनका मुख्य फोकस होगा बिजली क्षेत्र पर। पेदापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना इसमें शामिल है, जो कि समर्पित की जाएगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित ये परियोजना होगी। परियोजना से आपको बताएं तेलंगाना को 85% बिजली की आपूर्ति भी होगी। इस परियोजना के शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए आपको नजर आएंगे। बढ़ेंगी खबरों में आगे बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में 25 साल बाद BJYM का मेगा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही। नागपुर में आज भाजयुमो का नमो महायुवा सम्मेलन होने जा रहा है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा युवा सम्मेलन की रैली को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में 1 लाख से ज्यादा युवा हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में तेजस्वी सूर्या जैसे कई बड़े नेता शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे भाजयुमो का ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। तो 25 साल बाद मेगा कार्यक्रम BJYM का महाराष्ट्र में होने जा रहा है। नड्डा युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1 लाख से ज्यादा युवा इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पहल और 25 साल बाद BJYM का ये मेगा कार्यक्रम महाराष्ट्र में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित के लिए यह आयोजन किया जाएगा। रक्षा नवाचार परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका तो ये दर्शाता है और बड़ी संख्या में नव प्रवर्तकों, निवेशकों को आकर्षित करने वाला है। मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होते हुए नजर आएंगे। डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें कि स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहन मिलते हुए नजर आएगा। और दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसमें कि स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहन मिलते हुए नजर आएगा। स्वदेशी, देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात बार बार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और इसी के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया जाता है। इस बार डेफकनेक्ट 2024 का उद्घाटन होने वाला है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज मोहन यादव कैबिनेट अयोध्या जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये सदस्य आएंगे। एमपी से 65 सदस्य डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। रामलला के दर्शन करेंगे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य। तो इससे पहले आपने देखा राजस्थान के सीएम भी अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए हाल के दिनों में पहुंचे। उससे पहले असम के सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, हमने उत्तराखंड सरकार को भी देखा, तमाम लोग अयोध्या जा रहे हैं। और अब इस कड़ी में नाम जुड़ रहा है एमपी का, क्योंकि एमपी सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेंगे।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में आज आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री आतिशी आज आम बजट पेश करेंगे। केजरीवाल सरकार का 10वां ये बजट होगा जो पेश किया जाएगा। चुनावी साल में सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा, ये उम्मीद है। राम राज्य की अवधारणा पर हो सकता है ये बजट, ये जानकारी मिल रही है। तो 2024-25 का राम राज्य की अवधारणा पर आधारित बजट ये होने की संभावना है। आपको बता दें, चुनावी वर्ष में बजट में समाज में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होने की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। आपको बताएं, इस बार जो बजट है वो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। ये आम आदमी पार्टी सरकार का 10वां बजट होगा। बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अक्सर राम राज्य की अवधारणा के बारे में बात करते हैं और उम्मीद है कि ये जो बजट पेश होने वाला है वो राम राज्य पर आधारित बजट पेश होगा, क्योंकि अब चुनाव भी बहुत नजदीक है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। और लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। तमाम अखबारों में इस खबर का जिक्र किया गया है। नई सरकार के 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया है। ये बैठक काफी 11 घंटे तक चली और देखिए, विकसित भारत 2047 पर विचार किया गया है। 5 वर्षों की कार्य योजनाओं पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद हम फिर मिलेंगे। तो 3 मार्च को बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और जिसमें बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टि पत्र और अगले 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर मंथन किया गया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक बैठक में मई में नई सरकार के गठन के बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिवसीय एजेंडे और उसके शीघ्र क्रियान्वयन के बारे में भी चर्चा की गई। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं खबरों में और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आप जानिए। जीत कर आइए, जल्दी मिलेंगे। 5 साल की योजनाओं पर चर्चा हुई है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर भी चर्चा हुई। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जब मीटिंग हो रही थी, ये तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस मीटिंग में क्या खास रहा, सबसे बड़ी बात थी मोदी 3.0 जीत की हैट्रिक की बात बार बार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। आपने देखा, जब इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस बार छोटा बजट हम पेश कर रहे हैं, दोबारा आएंगे तो फिर एक बड़ा बजट आप सभी लोगों के लिए लेकर आएंगे। और एक बार फिर से मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी जो मंत्री उनको ये कहा कि जीत कर आइए, आप सभी लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। 5 साल की योजनाओं को लेकर चर्चा फिलहाल यहाँ पर हुई है और आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फिलहाल तमाम बड़ी बातें कही गई। बीजेपी के 195 उम्मीदवार तय हो चुके, 34 मंत्री इसमें शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद आपको बता दें कि अब ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग इस वाले सरकार के कार्यकाल की और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें अपने मंत्री को कही गई। तो आखिरी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कौन से वो प्रमुख बातें कही गई, वो अभी महिमा ने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में वजन डॉक्यूमेंट पर 11 घंटे तक मंथन हुआ है। जून में आएगा पूर्ण बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है। दिखेगी विकसित भारत की झलक। तो मंत्रियों को दी है नसीहत, कहा कि जीत कर आइए। अफसरों को कहा कि छुट्टी मत समझिए। पत्रिका में खबर छपी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक जिसमें उनकी तरफ से कहा गया 11 घंटे तक मंथन चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आश्वासन इस बात का जताया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है और जब सरकार आएगी और उसके बाद दोबारा जब हम बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जो झलक है विकसित भारत की वो नज़र आएगी। अफसरों से कहा है कि आप ये मत समझिए कि छुट्टी हो चुकी है आपकी, और साथ ही साथ जो अपने नेता थे उनसे ये कहा है कि जाइए, काम कीजिए और जल्द मुलाकात होगी। उधर देखिए, पीएम मोदी ने पार्टी को डोनेट किए 2000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए चंदे की अपील भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंदे के लिए मुहिम चलाई, #डोनेशन फॉर नेशन, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये पोस्ट किया है। पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया है, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट बीजेपी फॉर इंडिया एंड स्ट्रेंथन आवर एफर्ट्स टू बिल्ड अ विकसित भारत। और जैसे कि पलक का अभी आप बता भी रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी फिलहाल इसमें डोनेट किए गए हैं 2000 रुपये। इसमें फिलहाल
ट्वीट किए गए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं रंजना? बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा को 2000 का चंदा दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है, जो पोस्ट आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे @BJP फॉर इंडिया में योगदान देने और एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने के लिए खुशी हो रही है। मैं सभी से नमो ऐप के माध्यम से #डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बनने का भी आग्रह करता हूं। मोदी ने अपने योगदान की रसीद का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा ने 1 मार्च को पार्टी फंड में 1000 रुपए का योगदान दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया था। बिल्कुल, और रंजना क्योंकि पलक जिस बात का जिक्र कर रही थी कि #डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग, इस हैशटैग के साथ इसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल, बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात गोरखपुर की। CM योगी ने छात्रों को बड़ी सौगात दी है। बड़ी जानकारी गोरखपुर से। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 4500 स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे हैं और उन्होंने कहा युवाओं को डिजिटली सक्षम बना रहे हैं और अब डिजिटल प्रयास काम आएगा। तो डिजिटलीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से फोकस है, तो CM योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में देखिए स्टूडेंट्स को यहां पर बड़ी सौगात दी और 4500 स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे। महिमा। बिल्कुल, गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की छात्रों को बड़ी सौगात। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे चुनाव की। काशी से चुनाव लड़ सकते हैं सत्यपाल मलिक, सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी को फीडबैक में फिलहाल सुझाव मिला है। देखिए, राजेश मिश्रा का काशी से चुनाव लड़ने से इनकार एक तरफ जा हो चुका है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार है। अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है। लोकसभा चुनाव का चूंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चुनाव की तारीखें जल्द ही आने वाली है और उससे पहले आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवार तय कर दिए, जिसमें कि 34 मंत्री शामिल है। कुछ जो सांसद उनके टिकट भी कटे। लेकिन ये खबर आपको सूत्रों के हवाले से इस वक्त हम बता रहे हैं। काशी से चुनाव लड़ सकते सत्यपाल मलिक और कांग्रेस को फीडबैक में फिलहाल ये सुझाव मिला है। अब देखना होगा कि जब सूची सामने आती है तो किस किस का नाम फिलहाल सामने आएगा, क्योंकि एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है और अब ये खबर इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से फिलहाल हम बता रहे हैं। प्रीति। बिल्कुल, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह का इनकार उनका इसीलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनको आसनसोल से अपना कैंडिडेट बनाया गया लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आसनसोल से नहीं लड़ पाऊंगा, ये पवन सिंह की तरफ से कहा गया। भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, बहुत ज्यादा लोकप्रियता उनकी दरअसल बिहार में। हाँ, मेरे पास दैनिक भास्कर और इसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके गाने में महिलाओं और खासकर बंगाली महिलाओं का अश्लील चित्रण किया गया है। यहां से तृणमूल नेता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। एक बार सुनते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ।